अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इमाम्स वॉइस। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक तजुर्बाकार सहाफ़ी जिन्होंने अपनी गहराई तक इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग की वजह से शोहरत हासिल की है। मैं बात कर रही हूँ सैयद अली हैदर की। ही हैज़ अ ग्रेट पैशन फॉर जर्नलिज्म। आज बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को है। आई एम श्योर यू गोना एंजॉय इट। हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मेरे लिए ऑनर है कि आपने मुझे बुलाया और आपका जो पहला पॉडकास्ट है उस पे आपने मुझे दावत दी है। सो आई टेक ऑल द प्लेजर। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। यू वेयर सो मैनी कैप्स। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप यूट्यूबर भी हैं, आप व्लॉगर भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। सो शेयर अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी। मैं हस्बैंड भी हूँ, मैं फादर भी हूँ और मेरे अंदर एक बच्चा भी है। सो या आई थिंक वी ऑल वेयर सो मैनी कैप्स। हम सब कहीं ना कहीं डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, कभी अपनी लाइफ में, कभी किसी की लाइफ में। और मुझे एक तरह से जुनून है इस चीज़ का, मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता। सो होता ये था बेसिकली व्हेन एवर आई यूज टू गेट टाइम, एक टास्क हो गया, एक जॉब हो गई, उसके बाद मेरा ये ख्वाहिश होती थी कि मैं कुछ और करूं। अच्छा। सो जो स्टेगनेंट होता है ना, कि इंसान ठहर गया है, रुक गया है, जमूद जिसे कहते हैं आप, वो तबीयत का हिस्सा नहीं है। जब कोई एक चीज़ बहुत आसान लगने लग जाती है और वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहती है, एक टास्क है, फॉर एग्जांपल मैं 8 घंटे में कंप्लीट किया करता था, वो 2 घंटे में हो जाता है, तो बकिया 6 घंटे क्या करूं, तो कुछ और कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि इट कीप्स यू रनिंग। और जब आप भाग दौड़ कर रहे होते हो ना, तो समहाउ ज़िंदगी आसान लगती है। किसी से शिकायत करने का मौका नहीं मिलता, किसी की शिकायत सुनने का दिल नहीं करता। कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, कौन क्या चाह रहा है, डजंट मैटर टू यू। आप बस एक धुन में लगे हुए हो। जैसे कहते हैं ना, सर पर घोड़ा दौड़ रहा होता है, बिल्कुल। तो मिसाल तभी बनी थी, घोड़ा एक सर नीचे रखता है, दौड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए आई थिंक आई एम वेयरिंग सो मेनी कैप्स। वाह। जर्नलिज्म में एक चैनल से दूसरे चैनल में जाने के क्या चैलेंजेस थे? कोई यादगार एक्सपीरियंस है? जर्नलिज्म में एक चैनल से दूसरे चैनल जाने के चैलेंजेस कम, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, बिकॉज पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं ऑब्वियसली। और क्या होता है, अगर कोई ऐसे ही कहे कि जनाब मुझे वहाँ पे लगा कि मैं कौम मुल्क की खिदमत वहाँ बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, आप यहाँ भी कर सकते हो। दोनों जगह कैमरे लगे होते हैं, दोनों जगह माइक होते हैं, आवाज़ आपकी गूंज के जाएगी। सो व्हाट हैपेंस इज कि हाँ, होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ काम करने का मज़ा आ रहा होता है, जहाँ काम करने का मज़ा नहीं आ रहा होता, जहाँ पैसे कभी कभी मिल रहे होते हैं, जहाँ पैसे रेगुलर मिल रहे होते हैं। साफ़ी का भी दाल दलिया चलना हो चाहिए ना, उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, उसको भी घर पालना होता है। सो माई ओके, हर चैनल की फिर चैनल्स की कैटेगरीज भी होती हैं। ए कैटेगरी का चैनल है, बी कैटेगरी का चैनल है। जैसे ख्वाहिश होगी कि एक सीढ़ी चढ़ ली दूसरी चढ़ ली जाए, तो आई यूज टू थिंक कि अच्छा ठीक है, अब एक चैनल में गुजारा कर लिया, अगला चैनल भी बड़ा है, अपने उसके रेटिंग के लिहाज से उसका ज़रा बड़ा नाम है उसका, और पैसे भी अच्छे दे रहा है, सो व्हाई नॉट। चैलेंजेस ये होते हैं, एक नया एनवायरनमेंट होता है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में 1-2 महीने लग जाते हैं। बट समहाउ इट्स बीन लाइक 16 years आई एम वर्किंग इन दिस मीडिया। अब हुआ ये कि जहाँ जहाँ जाओ अपने लोग ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सबके साथ जान पहचान होगी ना, तो अब कुछ इतना खास फर्क महसूस नहीं होता अगर मैं एक चैनल से दूसरे चैनल में जाता हूँ। लगता है कि वो अपने ही लोग हैं, वैसे ही सब कुछ माहौल होता है। 5 साल बाद आप अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं? मैं 5 साल के बाद काफ़ी आगे जाता देखता हूँ खुद को, क्योंकि मैं 5 साल पहले जहाँ था, आज मैं वहाँ पे नहीं हूँ, उससे अच्छा। बहुत आगे जा चुका हूँ। माशाल्लाह। और इसके बाद मुझे लगता है कि क्योंकि पर्सनली आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, और ये दैट्स बात ट्रू, या दैट्स ट्रू। यू नो दैट। या और कहीं ना कहीं जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करना गलत नहीं है, अगर मैं ये बात एडमिट करूं कि मैं एक एम्बिशियस आदमी हूं। मुझे अच्छा लगता है दौड़ना, मुझे अच्छा लगता है रेस में फर्स्ट आना। मैं ज़रूरी नहीं मैं हर दफ़ा आऊँ, लेकिन कोशिश फर्स्ट आने की करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है पैसे कमाना, मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरा नाम हो तो। हमारे माशरे में पैसा कमाना, नाम बनाना, उसको ना डिमोनाइज कर दिया गया है। ये तो पैसे के पीछे भागता है, ये तो यार इसको तो शोहरत का चस्का है। मैं बबांगे दोहल कहता हूँ, मुझे है, दोनों चीज़ों का है। क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो वो आसाइश, वो आसानी जो मैं अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को दे सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जुमला, शाहरुख खान का जुमला, ही सेड कि फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसोफर। हम फिलोसफी ऐसे नहीं झाड़ो बैठ के। वो जो अक्सर फिलोसफी झाड़ रहे होते हैं, उनके लिए अंगूर खट्टे होते हैं। सही बात है। वो उन्होंने कुछ किया नहीं होता,
तो जब आप ट्राई पूरी करो, हर किसी की किस्मत में कामयाबी पैसा नहीं है, मेरी किस्मत में भी नहीं है। मतलब ये ना हो कि कल को एफबीआई का छापा पड़ जाए मेरे घर, मैं कोई इतना पैसे वाला नहीं हूँ। बट जो कि मरियम ने सवाल किया था, आज से 5 साल पहले कहाँ थे, अब कहाँ है, तो बेहतरी आई है, हर लिहाज से बेहतरी आई है। आज मैं बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते वक्त मुझे महसूस नहीं होगा कि अच्छा यार पीछे पैसे कम पड़ जाएंगे, मैं खा सकता हूँ। 5 साल पहले नहीं था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर जब आप अपनी जिंदगी में आसानियां लाने के लिए कोशिश करते हैं, प्लीज उसको पैसे के पीछे भागना मत कहें। आप सब जो देख रहे हैं मरियम के ऑडियंस इस वक्त, वो सब डिजर्व करते हैं कि वो अच्छी और आसाइश वाली जिंदगी गुजारें और उनकी फैमिली भी गुजारे। उसके लिए अगर आपको जायज़ तरीके से, आई रिपीट जायज़ तरीके से, ये नहीं कि ऐसे ही आप कोई भी काम शुरू कर दे, कल को मैं डाका मार लूँ, नहीं वो नहीं। जायज़ तरीके से अगर आप पैसा कमा रहे हैं, उसकी धुन में मगन हैं, तो इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अमीर होना गलत नहीं है, गरीब होना जुर्म नहीं है। तब फिर ये ना कल को होने लग जाए ना कि आवाम कहे अच्छा यार सारी फजीलतें, सारी बरक़ात ही पैसा कमाने की हैं, तो हम तो फिर इसका मतलब है कि शायद अल्लाह के वी आर लेसर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। नो, वो गलत नहीं है, बट उसका एक पैमाना ज़रूर रखें। जब मुझे कोई कहता है कि यार सक्सेस का, अमारत का पैमाना क्या है, ठीक है, मैं अगर कहूँ कि यार मेरे साथ वाले के घर में बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो इट्स फाइन। मैं जो आज से, जहाँ से मैं शुरू हुआ था उसमें और आज में अगर एक फ़र्क है और एक वाज़ेह फ़र्क है, तो बहुत अमीर हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास मोटरसाइकिल है, तो मैं बहुत अमीर हूँ। मैं ख़ुद को अमीर कहूँगा, क्योंकि मेरा मुकाबला खुद से है, मैं दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकता। तो किसी के गाल लाल रहे, मैं अपने चपड़े मार के नहीं कर सकता। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ट्राई, कोशिश करें कि जो आज आप हैं, आप 5 साल के बाद कुछ हों, ताकि आप कल को मरियम के पॉडकास्ट में आए और अगर आपसे वही सवाल पूछे कि कहाँ देखते हैं आप खुद को 5 साल के बाद, तो आप बता सकें कि आज से 5 साल पहले मैं ये था, 5 साल के बाद अब ये हूँ, तो इसके 5 साल के बाद अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। कुछ ज़्यादा लेक्चर दे दिया मैंने, बट आई थिंक दिस वाज नेसेसरी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, मनी और वर्क? ऑब्वियसली वी वर्क फॉर मनी। अब अगेन यहाँ पे इसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस ले सकते हैं लोग, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह से क्लिप काटा जाए और कहा जाए कि देखिए अली हैदर पैसे का पुजारी है, बट आई वांट टू मेक इट क्लियर, ऐसा नहीं है। हम जो काम देखिए काम इसलिए ज़रूरी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास माशाल्लाह बहुत पैसा है, उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, इनहेरिटेंस आ गई है, या वालिद इतने अमीर हैं, या फैक्ट्रियाँ वो खुद ही चली जा रही हैं, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू डोंट हैव टू अर्न योर ब्रेड। उनको भी मशवरा मैं दूंगा, काम ज़रूर करें, कीप योर सेल्फ बिजी। अदरवाइज जब आप काम नहीं करते, यू गेट रस्टी। इट जस्ट लाइक आप एक गाड़ी को ड्राइव करना छोड़ दें, जितनी महंगी गाड़ी होगी आपके घर में खड़ी करने लाके उसको 1 साल खड़ी रखें, अब उसको जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे उसके कई पार्ट्स ऐसे होंगे जो रस्टी हो चुके होंगे। बिल्कुल। सो यू हैव टू कीप ऑन रनिंग। इस ज़िमन में काम बहुत ज़रूरी है। बट वो कहते हैं ना कि कौन कहता है पैसा खुशी नहीं देता? पैसा खुशियां देता है। चले खुशी ना दे पैसा, आसानियां देता है ना। Of course. इस वक्त आप और मैं एसी वाले कमरे में बैठे हो, हाँ बिल्कुल। ये इसी की बरकत है ना कि आप अफोर्ड कर सकती हैं इसका बिल देना, तो आपने मुझे बुट्टा बिला के यहाँ बिठा दिया। अगर ये ना होता फॉर एग्जाम्पल, तो एक आसानी है जो ना होती कि आप और मैं पसीने से शराबौर होते और अजीब चिड़चिड़े हुए होते। तो पैसा, शायद कई लोग फिलॉसफी झाड़ने के लिए कह दें कि पैसा खुशी नहीं देता, मैं उनकी बात मान लेता हूँ, लेकिन पैसा आसानी देता है। वो आसानी हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी में आनी चाहिए, और अल्लाह ताला सबको, मैं चाहूँगा कि सबकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। अच्छा, कहा जाता है कि आजकल सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म के लिए एक नया डोर खोला है, लेकिन उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी फैक्ट चेकिंग और सही जानकारी की ज़रूरत है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, आपकी बात ठीक है। जैसे जैसे टेलीविज़न पे पाबंदियाँ लगीं, जैसे जैसे माहौल सफोकेटेड हुआ, जैसे जैसे चीज़ों को घेरा तंग किया गया, तो सोशल मीडिया की तरफ जर्नलिज्म चला गया। वहाँ पे आज़ादी थी, उसको रेगुलेट करना आसान नहीं था, जो कि एक तरह से मैं समझता हूँ अच्छा हो गया कि वहाँ चला गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो हो गया शुतर बेमुहार, उसे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, उसे कोई कहने वाला नहीं है।
तनकीद करें, आपका हक है। कल एक जगह पे मैं बैठा हुआ था तो एक मेहमान थे हमारे पास, गलिबन हुकूमती पार्टी से मेहमान थे, मेरे शो में थे। उन्होंने कहा, उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा ट्विटर क्यों बंद किया हुआ है आपने? कहते जनाब आजकल हर कोई सहाफ़ी बना हुआ है, हर कोई हुकूमत पे तनकीद कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा किबला बात यह है, तनकीद करने के लिए इंसान का सहाफ़ी होना ज़रूरी नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं, हमारे जो बाकी लोग बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे बैठे हैं वो पाकिस्तानी है, तनकीद वो भी कर सकते हैं। वो हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं, हुकूमती इदारे पे तनकीद कर सकते हैं, उसके लिए सहाफ़ी होना ज़रूरी नहीं है। वो ट्विटर पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बंद कर दो। एक हाँ, जो फैक्ट चेकिंग वहाँ पे उतनी नहीं जितनी टेलीविज़न पे होती है, उसको मैं कहूँगा कि वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बट ट्रस्ट मी मरियम, मैं 16 साल से टेलीविज़न पे काम कर रहा हूँ। जितना झूठ टेलीविज़न पे बोला जाता है ना, सोशल मीडिया पे आज भी नहीं बोला जाता। बिल्कुल जितना झूठ। सही। मैं अपने इस फिटर्निटी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ बाद में क्या होगा। मैं अपने ही पेटी भाइयों के खिलाफ बात कर रहा हूँ आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितना झूठ, आपने भी चैनल्स में काम किया हुआ है, जितना देखिए, कहते हैं झूठ से ज्यादा खतरनाक क्या होता है? आधा सच। हम मीडिया वाले आधा सच बताते हैं, एक हम प्रोपेगेंडा होता है ना। प्रोपेगेंडा ट्विस्ट करके हाँ, बताते हैं और हाँ। ऐसा पक्का मुंह करके बना रहे होते हैं, बिल्कुल, यकीन हाँ, करें। हाँ। मैं कभी कभी मैं बैठा होता हूँ, शो कर रहा होता हूँ ना अपना, मेरे सामने कुछ मेहमान ऐसे आते हैं, मुझे पता है इस आदमी का नजरिया क्या है, क्योंकि हम जानते हैं पेटी भाई हैं एक दूसरे के। लेकिन जब वो मेरे सामने बैठ के पक्का मुंह बना के, हाँ, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, अच्छा। वो जब झूठ हाँ, बोल रहा होता है ना, हाँ, हाँ। तो मेरा और कैसा पक्का लगता है? कैसा लगता है आपको? तो मुझे और बड़ा हाँ। पक्का मुंह बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर हंसी के फव्वारे छूट रहे होते हैं ओह उस माय गॉड। मैं कहता हूँ यार इन्हों देखो इन्ना झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो मैनू कह रहे हैं सी। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, हाँ, और मैं उसकी जो सोशल मीडिया पे ना मुनाफिकत नहीं है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे झूठ हो सकता है, हाँ, सोशल मीडिया पे मुबालगा आराई हो सकती है, एग्जैजरेशन हो सकती है। बिल्कुल। ओ जनाब, मतलब बड़ी बड़ी अजीबो गरीब खबरें सुनने को मिलती हैं कि गुफ्तगू क्या हो रही है जनाब, कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, अंदर की कहानी ये ले। अब मुझे एक बात बताएं कि उस प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान अगर गुफ्तगू हुई है, दरमियान में सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी फ़ोन के सिग्नल। तूने कुंडा कहाँ से मारा बीच में? पर तुझे कैसे पता? साफी बोल रहा है ना कि जी मैं आपको बताऊंगा अंदर की खबर। दो बंदों के फ़ोन के दरमियान गुफ्तगू हुई है, तीसरे को कैसे पता? झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन यह है झूठ। अब आप जी शऊर हैं मरियम, आप फौरन गेस कर लेंगे अच्छा यार ये झूठ बोल रहा है, छोड़ो पर स्किप करो, किसी और की बात सुनो। टेलीविजन पर है मुनाफिकत। मुनाफिकत पकड़ना मुश्किल काम है। कुरान में इतनी लान तान मुशरिकीन की नहीं की गई जितनी मुनाफिकीन की गई। आप खुद देखिए हमारी जिंदगी में क्या होता है, वो रिश्ते जो सामने से लड़ ले हमसे आके, वो फिर भी वो ठीक रहते हैं। जैसे जो मुनाफिकीन होते हैं ना हमारे रिश्तों में, जो हमारे दोस्तों में आस्तीन के साथ, तो बेसिकली मीडिया वो किरदार अदा करता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे एंकर्स, अच्छे सहाफ़ी, अच्छे तज्ज़िया निगार हैं, बट वी आर सो इन्फेस्टेड विद इंटेलेक्चुअल करप्शन। पैसे की करप्शन से ज्यादा खतरनाक है मरियम इंटेलेक्चुअल करप्शन। आप अपने देखने वाले लाखों लोगों के माइंड्स को करप्ट कर रहे होते हो, गलत नैरेटिव देख के, झूठ बोल के, फैक्ट्स को ट्विस्ट करके आप बता रहे हो। तो आपका जो सवाल था मैं उसको बिल्कुल कंक्लूड करूंगा कि मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। मेन स्ट्रीम जो सहाफत हो रही है टेलीविजन पे, उससे खाइफ हैं अब बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी, जो जिनके प्रोग्राम्स या जिनके कॉलम्स जो हैं, जिनकी खबरें जो हैं वो कहीं से लगवाई जाती थी और किसी की फरमाइश और ख्वाहिशों पे लगवाई जाती थी, वो खाइफ। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक एंकर के ऊपर कितना प्रेशर होता है जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो आपको चैनल मालकान की तरफ से प्रेशर होता है? फॉर्चुनेटली जितने चैनल्स में मैंने अब तक काम किया, ऐसा प्रेशर मुझे नहीं आया कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करें। हाँ, चंद एक जगहों से आता भी था, चंद एक जगहों से आता भी था। बाकी ये कुछ जगह ऐसी हैं हमारे मुल्क में जो नो-गो एरियाज हैं, उन पे तो हम बिल्कुल नहीं बात कर सकते, ना यहाँ कर सकते हैं, ना सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, ना हम कहीं और कर सकते हैं। इमरान रियाज का हाल आपके सामने है,
और सहाफ़ियों का क्या नाम है, अपने असद तूर साहब का हाल आपके सामने है, तो उनकी बात हम नहीं कर सकते, वहाँ हमारे पल पर चलते हैं। हाँ। मुझे अगर कोई कहे कि तुम तो बहुत बड़े सहाफ़ी बनते हो तो करो बात, तो भाई मैं कहूँगा मैं उतनी ही बात करूँगा जितनी मेरी हड्डी है, जितना मेरा, जितनी मार मैं खा सकता हूँ, शायद मैं 2-3 दिन से ज़्यादा मार ना खा सकूँ, तो मैं उतना सच बोलूँगा जितना मुझे और अगले को हज़म हो जाए। सच बहुत है हमारे पास, सही बात, बताने को बहुत कुछ है, सही बात। लेकिन नहीं बता सकते, ज़ुबान बंद है, ये बंद कर दी गई है। डर लगता है, हम कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास ताकत नहीं है वो वाली, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली देखें, हुआ ये कि बिजनेसमैन जो थे वो बन गए चैनल्स के मालिक। कारोबारी लोगों के स्टेक्स होते हैं चैनल्स में, और स्टेक्स होते हैं उनके ओवरऑल पूरे ममालिक में। हाँ। चैनल उन्होंने प्रॉफिट के लिए तो खोला नहीं होता, ये बात तो सबको पता है, सच। छुपाने वाली बात हाँ, नहीं है। सच। उन्होंने खोला होता है खुद को, अपने आप को पावर कॉरिडोर्स में लेकर जाने के लिए। हाँ। अब वो पावर कॉरिडोर्स पर ही अगर आप तनकीद करने लग जाओगे तो फिर वो तो उनका कारोबार खराब होगा ना, आपको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे फिर वो। तो फिर अब उसके लिए करना क्या होता है आपने, कि आपको बड़ा कहते हैं ना निम्मा निम्मा सच बोलना पड़ता है आपको, हल्की फुल्की खफीफ आवाज निकाल के ना, कि ये बहुत ज्यादा, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत जुल्म है, ज्यादती है, ऐसे करके आपको बोलना पड़ता है। उतना हम बोल लेते हैं। एक बात मैं सहाफियों के लिए यहाँ पे जरूर कहूंगा कि अगर आप सहाफत को आज़ाद कराना चाहते हैं तो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। पॉसिबल नहीं है ना, आप सेठ से तनख्वाह ले रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं जनाब मैं जमहूरियत का अलमबरदार, मैं ये करूंगा, मैं जुल्म सितम के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, ये बस तनख्वाह आपने उससे लेनी है महीने के एंड में जाके, वो कहेगा भजन ये बातें तूने करनी, तूने ये नहीं करनी, तो फिर क्या करोगे आप? पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, अपना मोड ऑफ अर्निंग और भी क्रिएट करो कहीं से, ताकि तुम सोलली मोहताज ना रहो उस तनख्वाह के जो तुम्हें उस इदारे से मिलनी है। फिर वो इदारा जो कहेगा आपको बोलने को, आप वही बोलोगे। ये एक है। और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि एंकर्स बहुत हद तक फाइनेंशियली खुद मुख्तार हो भी चुके हुए हैं, हाँ। लेकिन अब फिर ये उनकी इंटेलेक्चुअल करप्शन है कि वो सच नहीं बोलते। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि हमने सिर्फ जर्नलिज्म के ऊपर बात नहीं करनी, हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है ताकि हमारी कन्वर्सेशन ज़रा बोरिंग ना हो। अच्छा हैदर भाई, आप यूट्यूब चैनल पर भी काम करते हैं, एक शो की प्रिपरेशन भी करनी होती होगी, रिकॉर्डिंग्स भी होती होंगी, ट्रैवलिंग भी होती होगी, तो सब में आप अपने फैमिली को टाइम कैसे देते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं? ये थोड़ा ज़्यादा हो गया आजकल मेरे साथ, कि अब तो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, और ये इट्स अ बिट हेक्टिक ऑफ अ रूटीन, ये थोड़ा मुश्किल है। आगाज़ में जब मैंने चैनल के साथ यूट्यूब शुरू किया था तो तब मुझे लगा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरी मसरूफियत बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ एक दो काम भी और शुरू कर लिए, छोटे मोटे काम शुरू कर लिए, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लिया, फिर कुछ और चीज़ें और शुरू कर ली, तो वो जब पाइलअप होगी तो अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। दिन के 24 घंटे भी कम पड़ना शुरू हो जाते हैं, हर वक्त निगाह घड़ी की तरफ होती है, ये ज़्यादा है। फिर मैंने इसको थोड़ा रिड्यूस किया है, थोड़ा सा उसको मैंने बांटा है, उस काम को मैंने सेगमेंटाइज किया है, डेज रखे हैं जिनमें मैंने ऑफ करना है, फ़ोन भी ऑफ कर देना है मैंने अपना। एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने ये देखा है एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके घर वाले, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो तो भैया सारा दिन आपका गधे की तरह काम करके पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप एक एटीएम मशीन हो, फिर आप ऐसे ही जैसे चलती फिरती एटीएम मशीन से लोग पैसे निकालेंगे, ना आप में किसी के लिए एहसास रहेगा, ना आप में कोई एहसास करेगा। सो काम करो, अच्छा काम करो, स्मार्ट काम करो कि जिससे आप अच्छी अर्निंग्स कर सको, बट एट द एंड ऑफ द डे एक तो फैमिली के लिए टाइम निकालो, फिर एक टाइम अपने लिए निकालो। मैं बहुत स्ट्रिक्ट बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि मुझे मेरा मी टाइम चाहिए। अच्छा। मैंने अपना मी टाइम रखना है, मुझे 1 घंटा 2 घंटा, मैं उसमें कुछ भी करूँ। अच्छा। मुझे वीडियो गेम्स का बहुत शौक है, मैं प्ले स्टेशन खेलने लग जाता अच्छा, तो मी टाइम में आप ये खेलते हैं? हूँ। प्ले स्टेशन खेलूंगा, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग शुरू कर दूंगा, मूवी देखूंगा, सीजन कुछ भी करूंगा, लेकिन करूंगा वो जो उस वक्त मेरा दिल चाह रहा होगा। मुझे मेरा मी टाइम चाहिए नहीं, आप है। डिजर्व करते हैं अली भाई। हाँ, आप भी डिजर्व करते हैं, हम सब डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली। हम सब जो काम कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको तो चली मी टाइम रहा है ना, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको चाहिए है कि वो अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाले। बिल्कुल। देखिए, हम हर वक्त कोई ना कोई किरदार निभा रहे होते हैं। कभी आप बेटी का किरदार निभा रही हैं, बीवी का किरदार, शौहर का, औलाद का किरदार। एक टाइम पे आता है कि जब आपको सारे किरदारों को छुट्टी देनी होती है,
आप कहते हो जाओ अपने अपने घर जाओ। अब मैं बेटा भी नहीं हूँ, मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, बेटा भी नहीं हूँ, बाप भी नहीं हूँ, शौहर भी नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, मैं बॉस भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ। वो जो अपनी ज़ात के साथ जब आप थोड़ा वक्त बिताते हो ना, आप रिवाइटलाइज करते हो खुद को अगले दिन के लिए। हम जब हर वक्त करेक्टर में रहते हैं ना, प्रॉब्लम ये है, ये वो टाइम होता है, फिर इस टॉपिक पे कभी और दोबारा बात करेंगे। डिप्रेशन किसे कहते हैं? डिप्रेशन कहते ही आउट ऑफ करेक्टर जीने को है। हम जब उस करेक्टर में रह रहे होते हैं ना जो हम नहीं है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। जब हम उस करेक्टर में वापस आते हैं, सॉरी, जब हम उस करेक्टर से निकल के वापस अपनी ज़ात में आते हैं ना, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। उस जिंदगी जीने का नाम डिप्रेशन है, जो जिंदगी हम नहीं जीना चाह रहे होते। उससे निकलना जो है उसको आज़ादी कहते हैं। तो अपनी ज़ात को रोज़ाना, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, जब भी तुम कर सको, अपनी ज़ात को उस पिंजरे से, उस कैद से निकाल के कुछ लम्हों के लिए हवा में उड़ा करो, ताकि अगले दिन तुमने जब दोबारा वही किरदार निभाना है, वही रोल प्ले करना है, तुम उस रोल को अच्छे से प्ले कर सको। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मौसीकी से दिलचस्पी है आपको? क्लासिकल म्यूजिक से दिलचस्पी है? बहुत इन्ना भी बुढ़ा नहीं मैं, तुसी मैनू क्लासिकल इन्ना भी पापा नहीं होया मैं अजे, बट यस, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, ऑलमोस्ट या मुझे कोई कहे रॉक सुनो, मुझसे नहीं सुना जाएगा, मेटल सुनो, सुना नहीं जाएगा, बट आई लव म्यूजिक। मुझे लगता है कि जो एस्थेटिक्स होती है मरियम, बहुत ज़रूरी होती है। आप कभी नोट कीजिएगा, जिस शख्स को म्यूजिक पसंद नहीं है ना, उसके मिजाज में सख्ती होगी। सीरियसली ऐसे ही? वो अजीब सड़ा सा आपको बात करेगा, लगेगा हाथी पा जाएगा उन्हें। उसके मिजाज में सख्ती। म्यूजिक के अलावा एस्थेटिक्स, या क्या कह लें कि उसकी बड़ा एक मुझे उसकी मिजाज में ना नरमी नहीं होगी। मुझे मौला अली का बड़ा खूबसूरत कौल लगता है कि अपने जुमलों में नहीं, अपनी गुफ्तगू में लतीफ़ जुमले इस्तेमाल किया करो, इससे दिल नरम रहता है। लतीफ़ से मुराद क्या? हल्का फुल्का हंसा खेड़ा कर लिया करो, कोई माड़ी मोटी जुगत भी ला लिया करो, कुछ नहीं होता, मतलब डिसेंट वाली। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक की बातें क्या करो। कौन कह रहा है? मौला अली कह रहे। उन जैसा कोई संजीदा इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हो गया, हमने ना एस्थेटिक्स से खुद को दूर कर लिया। किसी भी तरह की, अगर आपको अच्छे पेंटर है, वो भी एस्थेटिक्स में, लतीफ़ा में, फ़नून लतीफ़ा में आएगा ना। आप शायर हैं, शायर खुद नहीं है तो शायरी पसंद करते हैं, शेर सुनना पसंद करते हैं या कहना पसंद करते हैं। हाँ, शेर अभी आपसे सुनेंगे, हमारे हैं। आई एम नॉट गुड विद पोइट्री, वे भी सुना देंगे आप। और आपको डिज़ाइन पसंद है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पसंद है, किसी भी तरह की एस्थेटिक अगर आपके अंदर है ना, तो आप एक बड़े ही आप मुकम्मल इंसान होने के क्लोज हैं आप। और अगर आप में नहीं है, आप में किसी भी तरह के एस्थेटिक्स नहीं है, ट्रस्ट मी, यू आर द मोस्ट, कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। आप डिसलाइक पर्सनालिटी होते हैं। मैं तो कभी ना बैठूंगा ऐसे बंदे के साथ। मैंने पूरा पूछना कि भाई भजन, डू यू हैव एनी, कोई शौक पाल रखे हैं आपने? नहीं भजन, हमारा कोई शौक नहीं है। तो मैं कहता हूँ मुझे आपके पास बैठने का कोई शौक नहीं है। I love music and I love aesthetics. अच्छा, अगर कभी बेगम आपसे गाने की ख्वाहिश करे तो कौन सा गाना सुनाएंगे? मुझसे कोई भी गाने की ख्वाहिश करता है। चलो उनको कोई गाना सुनाए, आई एम श्योर वो मजाक कर। देखेंगी, आई एम श्योर वो ये देखेंगी। मैं कौन सा गाना सुनाऊंगा? हाँ। एक गाना है, वो मेहदी हसन साहब की गजल है, जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं। तो कभी वो फरमाइश कर दे। पहले की बात है, शुरू की बात है, शादी के शुरू की बात है। अब 10 साल हो गए शादी को, तो तब हम ये फरमाइशी गाना उनकी नजर कर दिया करते। अच्छा, तो सुनाए ना, थोड़ा सा हो जाए। वो कभी इंशाल्लाह आपको दोबारा सुनाएंगे जरूर। चलो, शेर व शायरी में दिलचस्पी है आपको, शायर कौन सा पसंद है? मुझे शाकिर शुजाबादी बहुत पसंद। अच्छा। बहुत कम लोग शायद उनको जानते हो, सराइकी शायर है। तो कमाल का उनका जो है ज़ौक़ है, वो पसंद है। लेकिन मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मैंने उनको पढ़ा है। उनकी वीडियोस थे ना, हाँ। वो मैं इसे देख लिया करता हूँ। उस तरह से वो उनका शेर है, बल्कि वो अभी याद आ गया मुझे कि 72 हूरा दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसो। मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि 72 हूरों के बदले एक हूर काफ़ी है। 72 हूरा दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसो, 71 हूरा दे बदले सबू रज के रोटी दे। वाह, मतलब कमाल कर देते हैं क्या बात। वो गरीब है, खुद भी गरीब है, और वो गुर्बत पे जो उनकी शायरी है ना, कि इंसान की गुर्बत कितना उसको बेबस कर देती है।
कि वो ये कह रहा है कि अल्लाह तूने 72 कबूरों का वादा तो हमसे किया ही होगा, नहीं चाहिए, एक आप पे गुजारा कर लेंगे, ठीक है, बाकी 71 के बदले ना हमें यहाँ पे रोटी रज के दे दे, पेट भर के खाना खा ले हम। तो ये जो है मुझे लगता है कि असर हाजिर के बहुत बड़े शायर। उसके अलावा फैज़ अहमद, क्या बात है, फैज़ साहब की क्या बात है, फराज साहब हैं, फैज़ साहब हैं, ये तो इनका तो कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल, और इन्होंने तो कमाल किया है। हमारे परवीन शाकिर साहिबा, क्या बात बात है। बड़े शायर। हाँ, इस मुल्क में हबीब जालिब, कतील शिफाई, अहमद अदीब काज़मी, मीर तकी मीर, हाँ, मोहसिन नकवी जैसे शायर इस धरती ने पैदा किए हैं। बेशक। लेकिन कई अरसे से इनके पाए का कोई शायर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में धड़ाधड़ किताबें आ रही हैं। वैसे माशाल्लाह ये आपने बड़ी मुझे हैरानी हुई कि आप अदब से काफ़ी शगफ है आपका। आपका इस तरफ आप में जो आपका कंसर्न है वो बहुत वैलिड है। ये बात मैं अक्सर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आखिरी जो बड़े शायर थे वो हमारे पास अमजद इस्लाम अमजद साहब मरहूम, उनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ। उसके बाद आप देख लें कि कोई शायरों की ऐसी कोई ब्रीड नहीं आई हमारे पास। वो शायर मतलब अब तो बड़ी नामुनासिब किस्म की शायरी, यकीन कीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैं तो इस मामले में मैं शेर कहता नहीं हूँ, मैंने शोरा को पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छे शेर को अप्रिशिएट करने का ज़ौक़ मुझ में है और बुरे शेर पर जूता उतार लेने की हिम्मत भी मुझ में है। यकीन कीजिए कि अगर आप मेरे सामने बैठ के बुरा शेर कहेंगे और कहेंगे कि जनाब मैं आपको एक ज़बरदस्त, पहले आप तमीज़ बांधे और कहें कि मैं आपको ज़बरदस्त शेर सुनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और वो शेर आगे से इंतहाई घटिया किस्म का हो, जिसका काफ़िया रदीफ तो छोड़े आप, जिसके अंदर वज़न ही ना हो, जिसके अंदर ख्याल ही ना हो, तो फिर मैं दाद देने की बजाय जूता उतारने की हिम्मत रखता हूँ। और आजकल हमारे यहाँ ऐसे शोरा हैं, वो मतलब उस अच्छा शेर में एक ख़ास किस्म का अदब, एक तो अदब है ना, हाँ, शेर के अंदर भी एक अदब हुआ करता था। एग्जैक्टली। महबूब जितना मर्जी बेवफा हो जाए उसको कभी तू करके नहीं बुलाया शोरा ने। हाँ, आजकल के शायर हाँ, मतलब मैं थे वो क्या था, एक शेर है जी, अच्छा उसको बुरा शेर नहीं कहूँगा, लेकिन वो मैं एक अदब की बात कर रहा हूँ कि उसको तब्दील कैसे किया गया है। गालिबन ये गालिब का शेर है अगर मैं गलत नहीं, कि नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब सी है। जो बड़ा, अगर गालिब का है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं शायर गलत बोल रहा हूँ तो पंजाबी शायर ने उसको शेर उसको इस तरह कर दिया कि लाली ओदे बुल्ला दी हाँ, लाली, अब मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा कि उसने कहा था वो भी नहीं कह सकता मैं इस वक्त नाज़रीन के सामने। बिल्कुल मैं कहते कि लाली ओदे बुल्ला दी ऐसी तैसी फुला दी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो आजकल ऐसी शायरी भी हो रही है। अब मुझे लगता है कि जो मयार है हमारे बड़े सगीर में, भारत में पहले भी नहीं था कोई इतना ख़ास शायरी का जो रुझान मयार था, वो जहाँ पे ज़्यादा था पाकिस्तान। भारत की शायरी जो मैं अक्सर, हाँ एक राहत इंदौरी साहब, उनकी वफ़ात हुई है, क्या कमाल के शायर थे वो मुझे याद पड़ता है। भारत में क्या, वो भी इनकलाबी शायर थे बेसिकली, रोमानवी भी थे, इनकलाबी भी थे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इतने बड़े शोरा मौजूद हैं। अब मैं मादरत के साथ जी मैंने मौजूदा जो शायर हैं उनको नहीं पढ़ा, तो अगर कोई चूक गया हो बहुत अच्छा शायर तो उसके लिए मैं माजरत। अच्छा, हमारी ऑडियंस को कौन सा शेर सुनाएंगे आप? मैं इन्हें तो सुनाते थे, ऑडियंस को सुना देते हैं। चले ऑडियंस के लिए पंजाबी का शेर है कि तू ते लोका वर्गा नहीं सी, तू क्यों लोका वर्गी की थी। खाने में आपको क्या पसंद है? फूडी है? बहुत, मैं रज के फूडी हूँ, अच्छा, रज के खाना खाना है, अच्छा, रज के फूडी हूँ। अच्छा। और पंजाबी न हो और फूडी ना हो ये हो फूडी नहीं ना सकता। हो। तो खाने में हमें देसी पसंद है। अच्छा, वो तेरे खाने का लालच वो नहीं है कि मुझे सब खिला दो, अच्छा खिलाओ, मैं उतना खाऊंगा जितने मेरे पेट में गुंजाइश है। खाना बेशक अच्छा है, पेट तो अपना ही है ना, तो वो मैं खाऊंगा। बट आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ देसी फूड। मैं बाकी भी खा लेता हूँ, मैक्सिकन, ये कॉन्टिनेंटल और ये इस तरह के चाइनीज़ वाइनीज़ खा लेता हूँ, लेकिन एक हद तक। वो भी कुछ 4-5 डिशेज हैं जो खा सकता हूँ। मुझे कोई कहे कि कोरियन खाना खाओ, जापानीज़ खाओ, इटालियन खाओ, इटालियन तो खाना। वो नहीं खाया जाता हमसे। ठीक है। पिज़्ज़ा इटालियन खा लूँगा मैं, अच्छा, हाँ, उसके अलावा नहीं खाया जाता। अदरवाइज़ मुझे देसी खाना पसंद है और अच्छा खाना पसंद है, मुझे रोज़ खिलाओ। बट ऑन द अदर हैंड मैं बिलीव करता हूँ बहुत सख्त कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए।
मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, मैं ये फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीता हूँ। अच्छा। मुझे अभी चाय आई तो मैं बताना भूल गया था कि चीनी के बगैर लाइएगा, चीनी वाली है। चीनी चखे मुझे पता नहीं कितने आपकी महीने हेल्दी रहने का राज है ये। चीनी छोड़ दें, अपने जिस्म से चीनी निकाल दें। शुगर जो है ना वो आप छोड़ दें। शुगर इनटेक करना चाह रहे हो, बहुत दिल कर रहा है, शहद है, खजूर है, मुझे मीठी लस्सी पीनी है तो मैं शहद डाल देता हूँ उसके अंदर, अच्छा। चीनी नहीं डालनी आप। हाँ, आप वो कर लो, एक दो और भी चीज़ें ऐसी आई हुई हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो आप उसको। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड, और ये सिर्फ उनको नहीं जिनको डायबिटीज़ है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, बट इवन देन मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ ये तमाम चीज़ें। ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें मत खाओ। चस्के के लिए वंस इन अ ब्लू मून खा लो, ठीक है। बट डू नॉट मेक इट। अभी रमज़ान गुजरा थोड़े दिनों पहले, मुझे आज तक समझ नहीं आई रमज़ान में 400 कैलोरी का समोसा क्यों खाओगे तुम? पूरा दिन भूखा रहने के बाद पूरा दिन भूखा रहने एक समोसे में 400 कैलोरीज होती हैं, तुम 3 फोड़ जाते हो। उस रोज़े का फ़ायदा क्या? और रोज़ों के बाद अगर आप मज़ीद आपके तोंद निकल आई है, पेट बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, तो फिर आपके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली रोज़े अल्लाह ने दिए ताकि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सको। आपने तो उल्टा मज़ीद उसके अंदर जो है वो गंद बला डाल दी उन रोज़ों के दौरान। सो आई एम अ फूडी, बट आई लव गुड फूड। अच्छा खाना खिलाओ मुझे। तब कभी आपने घर पे मटन बनाया तो बताइएगा मुझे, जरूर मैं आ जरूर। जाऊंगा। जरूर। अच्छा, आपका समा चैनल के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है, PNN चैनल के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है, तो इनके जो मालिकान हैं इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होती है अपने चैनल के साथ? मालिकान की इन्वॉल्वमेंट समा में जब मैं था ना, इससे पहले जब वो बिका नहीं था, जो अभी मौजूदा मालिक है उनके पास नहीं गया था, उससे पहले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। आपका मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो आए तो मैं चला गया छोड़ के समा, तो वो तो नहीं थी। अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, इट वॉज PNN अर्लियर, बट इट हैज़ नाउ relaunched itself and renamed itself to एक न्यूज़। तो वहाँ तो ज़ीरो है। हमें नहीं कभी चैनल के मालिकान ने कुछ कहा कि ये अच्छा। करो, वो करो, या ये ना करो। ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट, विच आई लव अबाउट दैट प्लेस ना। मुझे उस दौरान भी कई ऑफर्स थी और चैनल से, इसी वजह से मैं नहीं गया कि ठीक है ये तो पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं कोई साधु संत हूँ, पैसे ठीक दे रहे हैं, मतलब इतने कि मेरे गुजारा हो जाता है उसमें, और इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी किसी के साथ। सो आई सेड ओके, मुझे और क्या चाहिए, अन्ना की मंगे दो, वी आर फाइन विद इट। हाँ। या किसी नॉन पाकिस्तानी से इंटरव्यू किया है आपने? नॉन पाकिस्तानी से हाँ बिल्कुल किया। अच्छा। हाँ, फ़लस्तीनी अच्छा। बहुत आते हैं। फ़लस्तीन मुझे शायद मैं एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ, फ़लस्तीनी जो हमारे भाई बहन हैं वो पाकिस्तान में किसी और को जानते ना जानते हो, अली हैदर को जानते होंगे। पिछले 8 महीनों से मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ और नहीं चल रहा। 2 मिलियन की फॉलोइंग है यूट्यूब चैनल पे, मगर कुछ और नहीं चल रहा उस पर, सिर्फ गज़ा की बात हो रही है। मेरे टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम में हफ्ते का एक प्रोग्राम ज़रूर गज़ा के लिए होता है, हालांकि दुनिया भूल चुकी हुई है सर, पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है। पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड पे गज़ा नहीं है इस वक्त, पर मेरी बात हो रही है तो गैर मुल्की फ़लस्तीनी आते हैं। फिर 2-3 दफ़ा UK के हाई कमिश्नर या इस तरह से वो हो चुका है, अब तो याद भी नहीं है कब कौन आया होगा। अच्छा, जो यंग सहाफ़ी हैं उनमें से आप किसको लाइक करते हैं? पहले तो मैं खुद को यंग समझता हूँ। वेल दैट्स वाज अ जोक, बट यंग सहाफ़ियों में से बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। आदिल शाहज़ेब बहुत अच्छा नाम है। शाहज़ेब खानज़ादा शाहज़ेब स्टिल यंग एंड ही इज़ लाइक वाओ अमेजिंग, मतलब हम तो उनको देख के सीखते हैं। अमेजिंग पर्सन। तो मुझे यंगस्टर्स में से, हालांकि वो एज अ प्रोग्राम एंकर हमसे पहले लॉन्च हो चुके थे, मगर माशाल्लाह क्या मेंटेन रखा हुआ उन्होंने खुद को, वो आज भी यंगस्टर ही हैं। किताबें आप पढ़ते हैं? किताबें कम पढ़ता हूँ, अब कम पढ़ता फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? हूँ। मेरे पास एक बुक है आइडियाज़ के नाम से, अच्छा। वो मैं बल्कि मुझे वो राहत काज़मी साहब ने रेकमेंड की थी, और मैं नापा में तब मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ना, अभी जो आपके कैमरामैन थे वो मेरी पिच के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, आवाज़ की पिच की ना, हमारी ट्रेनिंग जनाब ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने की हुई है। जो आवाज़ की ट्रेनिंग है ना, अभी मैं उस आवाज़ में बात नहीं कर रहा, बेसिकली हमें डायाफ्राम से बोलना सिखाया गया यहाँ से। जब मैं यहाँ से बात करूँगा आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो वो हमें जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं वो कमाल की ट्रेनिंग्स है। राहत काज़मी साहब हमें ड्रामा सिखाते और पढ़ाते थे। राहत काज़मी बहुत बड़ा नाम है ड्रामा इंडस्ट्री का, तो उन्होंने हमें वो बुक रेकमेंड की थी,
और फिर हमने जाके उनके साथ ही ख़रीदी थी। तो वो बड़ा मज़े का एक टाइम हमारा गुजरा था। नेशनल जो एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची नापा में ना, ज़िया मोइनुद्दीन साहब मरहूम थे, तो वो हमें जब सिखाया करते थे। सबसे आप देखिए कि बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं। ज़िया साहब ने, हम उनसे उर्दू की स्पीच सीख रहे थे और उन्होंने हमारी क्या चीज़ ठीक कराई, गया। मतलब ये हो गया। हमारे अक्सर अभी भी हम बोलते हैं यार ये काम हो गया, गया, गए, नहीं, हमारा नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं ये काम नहीं होना। आप ज़िया साहब के सामने बैठ के कहें जरा, डर लिए जाएंगे फौरन। अच्छा, नहीं क्या होता है, नहीं। फिर आपको डायाफ्राम से बात करनी, यहाँ से बात करनी, नहीं। तो वो हमें ऐसे उस्ताद मिले थे। आई विश के अब जो आगे जनरेशन आ रही हैं उनको भी ऐसे उस्ताद मिले, लेकिन अगेन वो लोग ही नहीं रहे अब। फेवरेट मूवी कौन सी आपकी, फेवरेट सीजन कौन सा है आपका जो अभी तक आपने लास्ट देखा है? माई फेवरेट मूवी इज़, बहुत सी हैं, आई एम अ मूवी फ्रीक, मुझे बहुत पसंद है। फॉरेस्ट गंप इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी। टॉम हैंक्स, अच्छा, ओह यस, अमेजिंग, आई थिंक अमेजिंग एक्ट्रेस। हॉलीवुड के पास क्या कमाल के एक्ट्रेस। टॉम हैंक्स है, फिर रसल क्रोव है, लाइक आपको शायद ग्लैडिएटर, रसल क्रोव, अमेजिंग। फिर मेरी जो सीरीज़ थी, मुझे अपनी बिल्कुल टीन में था तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो ट्रिलॉजी है पूरी, लव दैट, पसंद है। मुझे इंडियन मूवीज़ में शोले मूवी बहुत पसंद है। अच्छा, या गब्बर, मैंने भी बहुत देखिए देखा। देखा हाँ। गब्बर, कितने आदमी थे। आई यूज्ड टू एक्ट, मुझे इतनी अच्छा, पसंद थी। मैं अच्छा। गब्बर का पूरा सीन जो है ना, हाँ। जैसे ही गब्बर के पास वो जाते हैं, उसके दो लोग और बताते हैं कि जी गांव में आए और जय और वीरू ने जो है वो बड़ा हंगामा किया, तो जो स्टार्ट करता है ना, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, कितने वहां से पूरा एंड तक जो उनको गोली मार देता है वो याद था। उसके बाद बहुत अच्छी हाल ही में भी हीरा मंडी आई है। हाँ, आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट मूवी। मैंने लास्ट season। नाइट उसका लास्ट एपिसोड मैंने उसकी देखी है। हाँ। और उसमें जो मुझे फेवरेट कैरेक्टर लगा है ना, वो बिबू जान का लगा है। विभो जान का, हाँ, अदिति राव हैदरी। अदिति राव हैदरी। उसमें वो मोहब्बत नहीं करती, बगावत करती है और एंड अरे, में क्या उसको बात है। शहीद कर दिया जाता अब अगर मोहब्बत ना करते तो हुकूमत करते। है। मत करते। अरे वाह, वाकई मतलब मेरा ख्याल में, क्योंकि इस पे हम बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस वक्त वो ट्रेंडिंग में टॉपिक है और Trending में है, टॉप ऑफ द बिल्कुल। टाउन है। हाँ, तो जब ये आपका पॉडकास्ट रिलीज होगा, पीपल वुड वांट टू नो अबाउट कि क्या बात हुई। हाँ, बेसिकली उसको तनकीद की जद में इसलिए लाया गया है कि जो लोग, अब हम भी लाहौर से हैं, हमें पता है हीरा मंडी कैसी दिखती है। जो तारीख हमने पढ़ रखी है उसमें हीरा मंडी ऐसी नहीं थी, हाँ। दूर दूर तक नहीं है। इवन आप अंदरून लाहौर में चले जाएं तो वहाँ तो गाड़ी ले जाने की जगह ही नहीं है ना, तो वहाँ पे साहब जो है वो फिर, बट कोई इस बात को समझ नहीं रहा कि ये भी एक फॉर्म है आर्ट की। और अगर आप संजय लीला बंसाली को जानते हो, देवदास जो दिलीप कुमार साहब की थी और जो शाहरुख खान की थी, इसमें बहुत फर्क है। संजय का स्टाइल है ये उनकी क्या प्रोडक्शन फ्लैम्बोयंट, वो लाउड, उनकी एक्ट्रेसेस के मेकअप लाउड होंगे, ड्रेसेस लाउड होंगे, उनका सेट लाउड होगा। दिस इज हाउ ही वांट्स टू पोर्ट्रे हिज स्क्रिप्ट। अब वो है वैसा। उसने कहीं ये दावा नहीं किया था कि ये हीरा मंडी वो वाली हीरा मंडी है जो लाहौर में है, मतलब उसको मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ। उसने उसको सजा संवर के आपके सामने पेश किया। फिर मुझे लगता है स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। एंडिंग से मैं थोड़ा मायूस हुआ, हाँ, बिकॉज देखो मैं मोहब्बत देख रहा हूँ। हाँ, मैं दो चीजें देख रहा था कि एक तो तवाइफों के माहौल की सियासत क्या होती है, अगर आपने देखा ना, तवाइफों की सियासत थी, वो आपस की पॉलिटिक्स थी उनकी, और मोहब्बत थी, वो अचानक कन्वर्ट होगी इनकलाब में। इनकलाब। तो मैं कुछ 7 एपिसोड्स तक कुछ और मूड बना के बैठा हुआ था, वो 8वें में सारा कुछ आपने बदल दिया ना, इनकलाब कर दिया ये वो। एंड संजय हैज अ प्रॉब्लम, संजय जिला बंसाली हैप्पी एंडिंग नहीं देता आपको। That's true. एग्जैक्टली। हाँ, आप देख लें कि लास्ट एक मूवी थी जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीपिका पादुकोण, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और अलाउद्दीन खिलजी पे बनी थी मूवी, उसकी भी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। चलो वो तो तारीख का एक हिस्सा है कि वो उसमें उन्होंने आग में छलांग लगा दी, खुद को उन्होंने जौहर जिसे कहते हैं, बट यहाँ पे ये फिक्शन थी सारी, तो आप हैप्पी एंडिंग दे सकते थे। जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि इसने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट और ये उसका स्टाइल है। आप ये देखो कि उसने क्या प्रेजेंट किया है, उसका हर फ्रेम
जो लोग जो अगर कोई डीओपी देख रहा है इसको, तो उसका हर फ्रेम एक पेंटिंग है। एग्जैक्टली उसके बारे में उसको जुमला ये किया गया कि तुम्हारा हर फ्रेम जैसे जैसे हाँ। उस सीजन का एक एक फ्रेम है ना, फ्रेम लगता है किसी ने हाथ से पेंट किया हुआ है। एग्जैक्टली सो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा हीरा मंडी को। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब पीटीवी पर ड्रामा चला करते थे तो घर के तमाम लोग इकट्ठे बैठ के ड्रामा देखा करते थे, क्योंकि उस वक्त जो ड्रामों का थीम और पैगाम होता था ना, वो ख़ानदान को जोड़ने का, मिलजुल के रहने का, प्यार मोहब्बत से रहने का होता था। लेकिन अब जो ड्रामा चल रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामास जो मैं देख रही हूँ, बेसिकली वो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बस दिखाते हैं। हाँ, मतलब आप तब वो ड्रामास फैमिली के साथ देखे जा सकते थे। अब फॉर एग्जाम्पल अब ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि बहन का बहनोई से चक्कर चल रहा है, हाँ तो वो बहन और बहनोई इकट्ठे बैठ के तो नहीं देख सकते ना ड्रामा, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी स्टोरी लाइन ही ऐसी है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के वो ड्रामा देख नहीं सकती। बल्कि मेरी ना इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो इंडियन ऑडियंस है। वो कभी कभी मुझसे पूछते हैं, कहते हैं आपके ड्रामास बहुत शौक से देखते, उन्हें हमारे सब ड्रामा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम पता है, बट वो शिकायत करते हैं कि आप हर वक्त रोते क्यों रहते हैं? हाँ हर हर वक्त रोते हैं। तो यार इतना दुख नहीं होता इंसान की जिंदगी पर, अगर हो भी तो हर वक्त रोता नहीं है वो, हाँ खुशी के लम्हात भी होते हैं। हाँ हमारे ड्रामास में इतना वो एक रोना धोना हर वक्त, हर दिन एक उन्होंने बनाया हुआ है कि मातम का दिन है और रोने धोने का दिन है। कम आउट ऑफ इट। अभी कुछ ड्रामास ऐसे हैं जो अच्छे बन रहे हैं पाकिस्तान में। जो अच्छा ड्रामा जब बनता है ना, तो एक दफा आप ग्लूड हो जाते हो। हाँ लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत बहुत अजीब किस्म का ड्रामा भी बन रहा है। और नोइंग द फैक्ट कि आपके ड्रामास हमारी की फिल्म इंडस्ट्री तो ना होने के बराबर है। हमें फिल्म बनानी नहीं आती है, पाकिस्तानियों को फिल्म बनानी नहीं आती, प्लीज ना बनाए, हाँ छोड़ दें, या तो किसी से सीख के आए। ड्रामा एक अच्छा बन रहा था, भारत में देखा जा रहा था, अभी भी देखा जा रहा है, उसको भी आप खराब कर देंगे। अब देखिए हुआ क्या, आप ये देखिए कि भारत के जो है ना फिल्म साज, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया कि जनाब 200 करोड़ वाले बजट की मूवी, उन्होंने सस्ती मूवीज़ बना के उन्होंने 12वीं फेल बनाई, आपका दिल नहीं भरता बार बार देखने का। उन्होंने अभी हाल ही में इम्तियाज़ अली ने चमकीला बनाई, चमकीला, इट्स अ लो बजटेड मूवी, कोई बजट नहीं है उस मूवी का, लेकिन आप ग्लूड है उससे। अब उन्होंने बता दिया कि नहीं, हाई बजट मूवी नहीं, स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट और आपकी प्रोडक्शन या आपका जो पाकिस्तानियों का, मुझे जितना अपना पता मतलब समझ है मुझे, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी है ही नहीं। ये बात मैंने नहीं, आई थिंक ये बात बहुत पहले किसी सीनियर एक्टर ने भी की थी कि पाकिस्तानियों को पास बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कमाल के लोग हैं, बट हमारा प्रोडक्शन लेवल नहीं है। आप इमेजिन करें, हीरा मंडी के अंदर हमने उस दिन बैठ कर हम देख रहे थे, तो मैं मेरी वाइफ बैठे थे, मैंने कहा इमेजिन करो यहाँ पे मनीषा खुराना की जगह, मलिका जान की जगह सानिया सईद। आप इमेजिन करें, पाकिस्तानी के बहुत कमाल के एक्टर्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आलमजेब की जगह हानिया आमिर। अच्छा, आप इमेजिन करें, ठीक है। फरीदन की जगह सबा कमर, मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर था फरीदन का, सबा कमर। उसके बाद आप वहीदा की जगह पे बहुत से बहुत हमारा कोई जो इवल कैरेक्टर अच्छा कर सकता है वो मिल जाएगा आपको। एक कैरेक्टर था छोटू उस्ताद का, हाँ, एक सीजन आया था Z5 पे, सबा कमर और नौमान एजाज का। उसमें नौमान एजाज ने एक ऐसा किरदार निभाया था जो थोड़ा सा उनका जो डिमीनर है वो थोड़ा सा फेमिनिस्ट है। अच्छा। वो थोड़ा सा वो इस तरह करके बात करते थे, इस तरह करके ना, वो अगर नौमान भाई कर रहे हो। और जो है उसका जो एक हीरो था, उसका क्या नाम है लड़के का, बड़ा हैंडसम था लड़का था उसी सीजन के अंदर हीरा मंडी के अंदर, वो ताजदार बिलाल अब्बास। हाँ, बिलाल अब्बास। इमेजिन करें, सो आप इन लोगों के स्टॉल अबाउट्स के इनको डायरेक्टर मिला हो संजय लीला बंसाली जैसा, और प्रोडक्शन लेवल यही हो, ये लोग चीर फाड़ के रख देंगे। एग्जैक्टली, ये क्या कमाल के एक्ट्रेस हैं। सही बात है। तो हमारे यहाँ टैलेंट है, उस टैलेंट को यूटिलाइज करने वाले लोग नहीं है। टैलेंट तो है, हाँ। मेरा टेक ये है। कभी लाइव शो में गलती हुई है आपसे? बेशुमार। मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं होगी मैंने कितने भंड मारे हुए, भंड गए थे मीडिया की जुबान में ना, कहते यार भंड हो गया हमसे ना। तो एक दफा ऐसा हुआ था कि मुझे नहीं पता था मैं कट था, मैं गाने गा रहा था। हाँ,
मुझे नहीं पता था मैं कट था और मैं झूम रहा था अच्छा। ऐसे करके। बहुत पहले की 2011-12 की बात है ये। और अभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो ईयरबड्स होते हैं, कभी फ़ोन सुन रहा था, कट हो गया, लगा रह गया, याद नहीं रहा, आधा शो कर दिया ईयरबड लगा हुआ है। तो इस तरह का हो जाता है काम कभी-कभी, बट ये अब चलता है। होता होता Yeah. रहता है, होता रहता है। अच्छा, आई रिमेम्बर आपने हेयर ऑयल का भी बिजनेस स्टार्ट किया था, पर अभी तक आपने मुझे नहीं दिया हैदर भाई। ये देख लें, आपने याद ही नहीं कराया। आज आपने याद किया तो मुझे बताते, मैं लेता हुआ आता, मैं मशहूरी करता उसके यहाँ पे। मैं खुद करती हूँ उसकी हाँ, मशहूरी। हाँ, नहीं लंबे आपकी घने आदत। बालों का राज, हाँ 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। एग्जैक्ट, अरे आपको टैगलाइन भी याद है। वेरी गुड। बिल्कुल, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी मार्केट कैसा में जा रहा है मौजूद है। एक्सपीरियंस ये उसका? मेरे बालों को देख लें आप, अल्लाह का हाँ, शुक्र है, मेरे बाल बचा के ये रखे। राज है आपकी अच्छे बालों का। हाँ, जेनेटिक्स भी है, बट कहीं ना कहीं ये है कि हमें चूंकि बचपन से ये चीज़ लग रही है, तो या वी आर ब्लेस्ड कि ये चीज़ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चूंकि हमारे घर की रेसिपी थी, उसको ऊपर कमर्शियल लॉन्च किया, तो पीपल वर, उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, और फीडबैक, हमारा एक चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल ना, उसमें फीडबैक्स आते हैं लोगों के, हम कहते हैं हमें फीडबैक भेजा करें, यूज़ करके 1 महीना 2 महीना 3 महीना। तो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हमारा जो है ना पॉट, हमारा अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट है, हमने कैंसिल कर दी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टाइम लिया हुआ था हेयर ट्रांसप्लांट का, लेकिन हमने 2 महीने यूज़ किया और वो हमें कैंसिल कर दिया। तो प्लीज़ आप ऑर्गेनिक मैजिक हेयर ऑयल के नाम से हमारा प्रोडक्ट ला जरूर दीजिए। जरूर। मैंने उनको कहा नहीं था, उन्होंने खुद से मशहूरी की। अब कुछ जरूरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आवाम की भरपूर पहले वाली भी गैर ज़रूरी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जरा कैमरा फोकस कीजिएगा। जी। अच्छा हैदर भाई, मुझे ये बताएं, व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ डाइवोर्स इन पाकिस्तान? ओके, गुड। अवेलेबिलिटी, ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी, ये बहुत बड़ी कॉज है। देखिए होता क्या है, जो मसले आज हैं वो पहले भी हुआ करते थे। शौहर मारता है, हाँ। कि हमने नहीं सुना वो अपने बचपन में, शौहर आता है तो अब्यूसिव है, मारता है, बेवफाई करता है। ये सारे मसले जो आज हैं, ये क्या पहले नहीं थे? हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं थे, उनके पेरेंट्स के टाइम पे नहीं थे, सब थे। लेकिन होता ये था कि लोग ना कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे कि चलो ठीक है यार, ये गलती हो गई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, या इस एक्सट्रीम पे नहीं जाते थे। आज दोनों जेंडर्स के पास अवेलेबिलिटी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है ना आपको। मतलब पहले मैं अपने मोहल्ले की किसी एक आधी खातून को जानता हूँ ना, जो बहुत खूबसूरत होगी, उसी पे निगाह होगी ना मेरी, उसी पे नजर रखी होगी मैंने, उसकी शादी होगी तो खत्म बात। ਉਹਦੀ शादी तो टेंट ला रहा हूँ मैं, ਉਹਦੀ शादी कुर्सियाँ ला रहा हूँ मैं, खत्म होगी बात। अब क्या है, अब अवेलेबिलिटी है ऑन द क्लिक, और सीक्रेसी भी है, नो वन विल नो, आई विल हैव एन अफेयर एंड नो वन विल नो। अब लड़की को देखो, लड़के के पास अगर 10 ऑप्शन है, लड़की के पास 200 ऑप्शन है। Exactly. खवातीन के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। हाँ। वो आज इशारा करे, 10 मर्द उसके सामने खड़े होंगे, कहेंगे "जी, हमें बताओ, हमें चांस दो, हमें मौका दो। लड़के के पास पहले नहीं होते थे, लड़के के पास भी अब हैं। चले 200 नहीं, 8-10 तो उसके पास भी होते हैं ऑप्शन। तो ये जो अवेलेबिलिटी है, उसने क्या किया, उसने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी। शादी चलती है फ्लेक्सिबिलिटी पे, क्योंकि ना शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है नहीं, कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं, सबसे बढ़ के फ्लेक्सिबिलिटी। दो लोग जब मिलेंगे ना, ये हो ही नहीं सकता, ये कहीं लिखा ही नहीं है कि उनका सब कुछ मिलता हो एक दूसरे से, नहीं, उनके अंदर बहुत डिफरेंसेस होंगे। अब डिपेंड करता है कौन कितना फ्लेक्सिबल है। आपकी वो चीज़ें जो मुझे जिनको मैं नहीं समझ पा रहा या मुझे पसंद नहीं है, उनके लिए मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, अच्छा यार ये जल्दी नहीं उठ सकती है, इसका प्रॉब्लम है नींद का, तो मुझे अगर 8 बजे जाना है, ये 9 बजे 10 बजे उठ रही है, तो चलो मैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा लूँ। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ये कि अच्छा यार इसको जल्दी जाना होता है, शायद इसको मेरी ज़रूरत पड़े, तो मैं थोड़ा जल्दी अपना टाइम टेबल बेहतर कर लूँ। फ्लेक्सिबिलिटी है ना ये। अवेलेबिलिटी ने फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर दिया। अच्छा तू नहीं तो ना सी फिर, तू जो बदला है तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो हमारे पास अब अवेलेबिलिटी आ गई है हर तरह से, और बड़ा इजी एक्सेस है। आप मुझे बताइए, पहले शोरा ने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। कबूतर ट्रेन करना पड़ता था भाईजान महबूबा को खत लिखने के लिए। पहले तो 6 महीने लगा के कबूतर ट्रेन करो, उससे पहले अच्छे नस्ल का कबूतर लो, फिर उसको ट्रेन करो। वो भी गारंटी नहीं है कि वो सही पते पे खत पहुंचाएगा, हो सकता है किसी और नु दे आवे खत आपका। अब क्या है, इट्स वेरी इजी, द एक्सेस टू ऑपोजिट सेक्स, टू ऑपोजिट जेंडर
is very easy and approachable. And only then you decide, okay, if this person is not getting along with me, so I don't need to put my 100% effort, because the same response with the minimum effort I'm getting from somewhere else. मैं आप पे पैसे भी लगा रहा हूँ, आपको बाबू सोना भी कह रहा हूँ, हाथ से खाना भी खिला रहा हूँ, नया जोड़ा भी लेके दे रहा हूँ, but you're not respecting me the way I'm expecting. But somewhere, someone sitting somewhere is liking my pictures and calling me Babu Shona and giving me respect and all the showering all the love. So why not I just abandon you and move to that person? Neglecting the fact that the initial excitement of a relationship जो होती है ना, बड़ी कातिल होती है. हमें मजा किस बात का आ रहा होता है? कोई भी रिलेशनशिप, मरियम याद रखिएगा, जब स्टार्ट होता है ना, उसकी एक अजीब किस्म की एक्साइटमेंट होती है जो ओवर द टाइम पीरियड फेड आउट हो जाती है. वो एक्साइटमेंट किस चीज़ की होती है? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो ना, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हो. उसको अपनी वही पुरानी बातें बता के आपको अच्छा लग रहा होता है. हाँ अच्छा है, उसके इस हाँ अच्छा पे आपको अच्छा, हालांकि यही बातें आपने पहले वाले को बताई होती हैं जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था. लेकिन वो चूंकि एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो गया, अब हमें क्या चाहिए? हमें हर वक्त एक नया एड्रेनलिन चाहिए. वो जो एड्रेनलिन रश आता है ना, एक नए बंदे से मिलके, वो नया चाहिए. 6 महीने बाद वो बोर लग, अब कोई नया आ गया, उससे जब मैसेजिंग शुरू हुई, हाय हेलो शुरू हुआ, उससे आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने उससे कहा, अब नया एड्रेनलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया बॉडी के अंदर. वो जो केमिकल प्रोड्यूस होता है ना, हैप्पी हार्मोन वाला केमिकल, जो वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. अब आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको वो बोरिंग लग रहा है, उसमें खामियां नजर आ रही हैं. हालांकि खामियां उसमें उस वक्त भी थी जब उसको आप बाबू सोना कह रहे थे पहले, लेकिन अब आपको नया चाहिए. इट गोज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. ये वो चीजें हैं, एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करने का जो नशा है ना मरियम, इस ये शादियां नहीं चलने दे रहा. क्योंकि 10 साल हो गए शादी को, बुढ़ी तो पैर लग जाती है. अब आपको चाहिए कोई नया चेहरा, अब आपको चाहिए कोई नया इंसान, वो आपको मिल रहा है इजीली. और ये औरत के लिए भी ऐसे, औरत के लिए भी अवेलेबिलिटी बड़ी आसान है. पहले औरत किसी को अपने मनपसंदीदा शख्स की, उसकी शादी हो जाती थी औरत की बेचारी की, वो उसको प्रपोज नहीं कर पाती थी, वो ये नहीं कह पाती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती. आज उसे मसला ही नहीं है, वो बड़े आराम से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगी, आई लाइक यू. अवेलेबिलिटी ऑप्शन है. शादी कहाँ चलनी है अब? से डाइवोर्स की हमने बात की, देखिए वो हो गई, पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं. जो बच्चे सफ़र करते हैं, जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अब बच्चों का तो कसूर नहीं है कि उनको मैसेज तो पेरेंट्स को दिया जाएगा. खुशी आपकी है, एक्साइटमेंट आपकी है, आपने उस एक्साइटमेंट के लिए जो है, बच्चों का क्या कसूर है? या तो दुनिया में लेके ना आते. तुम दुनिया में लेके आए हो, बच्चे लेके आए हो फैमिली रेस करने के लिए. तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे बच्चे हैं. अब जो आपके अंदर का एक नौजवान आपको तंग कर रहा है ना, जो कि आखिरी उम्र में जाग जाता है, उसको काबू में रखो. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, उसको देखो. वो बच्चे तुम्हारे सफ़र होंगे. पेरेंट जब जुदा होते हैं, यकीन कीजिए, मैंने अगले दिन एक मेरा कोर्ट जाना हुआ ना, मैं दरवाजे में एंटर हो रहा था तो एक खातून, बुजुर्ग खातून थी, उसके साथ छोटा सा बच्चा था. उस बच्चे के हाथ पे ना वो जो कनॉल होता है, एक आईवी होती है, वो लगी हुई थी उसके यहाँ पे. लग रहा था बच्चा बीमार है. अच्छा. तो वो दादी लग रही थी उसकी, या नानी होगी या दादी होगी, उसको ना कोर्ट के अंदर ले जाते हुए समझा रही थी कि तुमने ना अंदर जाके बताना है मैं बीमार था और मेरे बाबा ने मेरा ख्याल नहीं रखा, ठीक है ना? अच्छा. मुझे समझ आ गया, फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं, नानी होगी या दादी, नानी होगी मोस्ट प्रॉब्ली. और अब अंदर जाके बाप को डिमोनाइज किया जाएगा, उसको विलन बना के पेश करने की तैयारी की जा रही है. मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है बाप वाकई ऐसा हो, वी नेवर नो, हमें नहीं पता था. लेकिन मैं कहता कि बच्चों के कैसा असर पड़ता है. वो छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन में भी मैच्योर हो जाते हैं. ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे आप नोट कीजिएगा, वो बचपने में मैच्योर हो चुके होते हैं. उनको पहले हम बड़ा वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं, उनका बचपन छीन लेते हैं अपनी अनाओं की खातिर, अपनी जिद की खातिर. डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ जिद का नाम है. तलाक कहते हैं, तलाक जब होती है तो अर्श कांप उठता है. डिवोर्स मियाँ बीवी की जिद का नाम है, वरना कोई ऐसी शादी नहीं है जो ना चल सके. हर शादी चल सकती है, लेकिन दोनों में से कोई एक जिद पे अड़ा होता है, कोई एक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता. हमारे माशरे में हमने देखा है अक्सर औरत कॉम्प्रोमाइज करती है.
अक्सर औरत को झुकना पड़ जाता है। हम्म, डिवोर्स में बहुत बड़ी जो वजह है डिवोर्स की, वो मैं समझता हूँ कि उसमें मर्द की अना भी है। हाँ, औरत की भी जिद शामिल है उसमें, ऐसा नहीं है। बाज़ औरतें भी ऐसी टेढ़ी हड्डी होती हैं, वो बदलने का नाम नहीं लेती, लेकिन इसमें मर्द की अना का भी बहुत बड़ा एक हाथ है कि जिसकी वजह से बिलाखिर तलाक होती हाँ। अच्छा, आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि औरत कभी चीट नहीं करती, क्या फिर मर्द चीट करता है? और आजकल देखा जा रहा है मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं और दोनों को इस बात का पता होता है। ये जो लिविंग रिलेशनशिप का ट्रेंड है ये है। ओपन इंडिया में मैरिज, ओपन मैरिज का, ओपन मैरिज हाँ, कि तू जो मर्जी कर, तुझे मैं जो मर्जी कर। हाँ, ये इंडिया में था, अब पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। अच्छा, ये आप आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल कर लिया। वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है इस पर्टिकुलर गुफ्तगू जो मैंने की है रील के ऊपर ना। औरत चीट नहीं करती। मैंने ये नहीं कहा कि औरत सिरे से चीट ही नहीं करती, औरत भी चीट करती है। अब इसमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम यहाँ पे एक्सेप्शंस को साइड पे रखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी एक्सेप्शंस होंगी, हर जगह होती हैं। मर्द जो है ना, ये बाद में पहली दफ़ा किसी प्लेटफॉर्म पे कहने जा रहा हूँ, मर्द जो है ना वो चीट करता है फॉर द सेक ऑफ फन। मर्द स्पोर्ट के लिए भी चीट करता है। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जब मर्द चीट करेगा, उनमें अक्सर औकात कभी आपने मर्द को माफी मांगते देखा है? सॉरी यार, गलती हो गई, मैं तो एमी शुगल में किया था मैं। और ट्रस्ट मी कि वो ठीक कह रहा है, उसने शुगल में ही किया था। औरत के बारे में याद रखिएगा, और ये बहुत खुली बात मैं करने जा रहा हूं। औरत कभी भी किसी मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं कायम करेगी जब तक कि वो वाकई दिल से उससे मोहब्बत ना करती हो। ट्रू, ठीक है? मर्द ऑन द कॉन्ट्रेरी सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की खातिर रिलेशनशिप कायम कर लेगा, भले मोहब्बत ना करता हो। ओह माय गॉड, बहुत सही बात। ऐसा होता है ना। अब यहां से एक और बात भी निकलती है, इसका मतलब क्या? और लेकिन मर्द मोहब्बत करता है, वो किसी एक से ही करेगा। फिजिकल रिलेशन वो कितनों से बना सकता है, बना लेगा। इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं चूंकि आईना दिखाना है ना, रियलिटी दिखा रहा हूं मैं आपको। अब कोई ये ना कहे कि अलिया जस्टिफाई कर रहा है उसको। अब यहां से एक और बात भी साबित होती है, मर्द सिर्फ एक बार मोहब्बत करता है, औरत कई दफा कर सकती है। क्या ऐसी खबर तय नहीं है कि जिनके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स थे? इसका मतलब है कि सबके साथ सबको उसने दिल में जगह दी। ऐसे ही है मर्द का। ये है कि मर्द अपने फिजिकल रिलेशंस कायम कर लेगा, बट मोहब्बत एक से करेगा। एक। अब आ जाते हैं उसकी इवल साइड के ऊपर। औरत जो है वो आउट ऑफ स्पोर्ट या शौकिया चीटिंग बहुत कम करती है। बहुत कोई शायद नादर ऐसी खवातीन होती है। औरत जिससे मोहब्बत करती है ना, वो अपना सब कुछ उसी को मान रही होती है। वो उसको बता रही होती है कि जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है, मुझे हर्ट कर रहा है, ऐसे मत करो। तुम मुझे निगलेक्ट कर रहे हो, तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, तुम फिजिकली अवेलेबल नहीं हो, तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है, तुम मुझे संभाल नहीं रहे हो, तुम मेरे वीक मोमेंट्स में मुझे संभाल नहीं रहे हो, ऐसा मत करो। एक दफा, दो दफा, 10 दफा, 100 दफा चांस देगी आपको। फिर बाहर ऐसे वल्चर्स बैठे होते हैं जो किसी भी कपल के दरमियान एक क्रैक का वेट कर रहे होते हैं। इतना सा भी क्रैक पड़ेगा वो घुस जाएंगे बीच में। और इस बात को औरत को पता होता है कि मेरे एक इशारे पे 10 लौंडे यहाँ पे जो है वो लाइन लगा लेंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे कह रही होती है कि वो तवज्जो जो मुझे बाहर से मिल सकती है, एक दफा मैं कह दूं तो मिल जाएगी, मुझे तुमसे चाहिए, प्लीज नहीं करो। फिर जब आप फिर भी आप बाज नहीं आओगे ना, तब वो चीट करेगी। मुंडे था की और यार कुड़ी चेक कर, वो अगर दे डू इट फॉर स्पोर्ट। जब मैं कहता हूं ना विमेन डोंट चीट, इट मींस विमेन डू नॉट चीट, मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीवन। ऐसी खवातीन भी हैं जो शौकिया चीट करती है, बट men, मोस्टली men cheat आउट ऑफ ड्यूरिंग द परफेक्ट कंडीशन। बीवी खूबसूरत भी है उसके मुताबिक, यानी उसको खूबसूरत बीवी चाहिए थी ना, बीवी खूबसूरत भी है, सुघड़ भी है, प्यार करने वाली भी है, घरेलू भी है, सब कुछ है, या काम करने वाली है तो पैसा कमाने वाली, सब कुछ है उसके पास, फिर भी चीट कर रहे होंगे। औरत का जो चीट करना है वो अंडर इम्परफेक्ट कंडीशन है, शौहर जालिम है, मारता है, अब्यूजिव है, फिर भी उसने चांस दिया, आखिर में तंग होकर किसी और से दिल लगा लिया उसने।
ये डिफरेंस है दोनों में। और आखिरी बात मैं करूंगा कि बंदे का क्या है, ये सवाल शायद आप आगे करें कि औरत चीटिंग माफ कर देती है, बंदा नहीं माफ करता। मर्द में इतना ज़र्फ नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों ने मुझे कहा कि ना औरत ने रिवेंज चीटिंग, ये भी एक नई चीज है, रिवेंज चीटिंग। तुमने चीट किया, मैं भी ट्विटर ज्वाइन करूंगी। और कर लिया उसने, किया उसने भी डेट किया किसी को, उस औरत ने माफ कर दिया था उस बंदे को, बंदे ने माफ नहीं किया उस औरत को। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे दो दलीलें हैं इसकी, एक मेरी अपनी है। मेरी अपनी जो दलील है वो ये है कि मर्द का इतना ज़र्फ ही नहीं होता कि वो माफ करके आगे बढ़ जाए। और एक दलील मैंने बोरो की खलील रहमान कंवर साहब से, उनकी कई बातों से मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन इस दलील के ऊपर शायद थोड़ा सा मेरा जहन जो है वो, इससे भी मैं 100% इत्तफाक नहीं करता, लेकिन थोड़ा जहन मानता है कि वही वाला पॉइंट कि मर्द जो है वो बिना मोहब्बत किए चीट कर लेता है इधर उधर शुगल के लिए अपने। औरत तभी करेगी जब वाकई ही उसका किसी पे दिल आएगा। तो जब औरत चीट कर लेती है ना, तो मर्द को इस बात का पता होता है कि ये मेरी नहीं रही, इसने अगर किसी और के साथ बात की है, डेट किया है, राब्ता किया, तो ये वाकई ही इसके दिल में उसकी जगह है। लेकिन फिर भी मैं इतना ये कहूंगा कि इस सब के बावजूद ये कोई इतनी बड़ी दलील नहीं है। औरत का दिल और ज़र्फ इस मामले में दोनों बड़े होते। ये बात तो है। अच्छी खासी खूबसूरत औरत के साथ बैठा होगा, बहुत हसीन है, कोई और औरत गुजरेगी उसको देखना शुरू कर देगा, हालांकि तो इसकी अपनी बीवी बहुत हसीन होगी, उस अच्छी खासी खूबसूरत औरत को इनसिक्योर कर देगा बैठा बैठा। सही बात है। वो यही में क्या कमी है भाई, क्या हो गया इसको। तो बंदे का प्रॉब्लम ये है। अम्मा मादरत के साथ जो सुन रहे हैं हमारे कैमरामैन भी मर्द हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि यार ये इतना नेगेटिव क्यों बंदों के बारे में। मैं खुद एक मर्द हूँ, 40 साल का होने वाला हूँ, सारी जिंदगी मैंने कमरे में बैठ के नहीं गुजारी, बहुत कुछ देखा है। तो तभी मैं नतीजों में पहुंचा हूं कि हमारी तरफ से बहुत सी कोताहियां हैं। सबसे बड़ी कोताही जो मर्द की तरफ से वो बेवफाई है, वो नहीं होनी चाहिए। हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी, पर टाइम हमारे पास कम था, लेकिन हमने मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है। आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।